हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिसाइड किया था कि अपकमिंग लेक्चर्स में फ़िलहाल कुछ समय के लिए हम सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। एंड हमने कुछ शुरुआत भी की थी। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्यों होता है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में ये जानने कि वो सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है। अगर आपको ये पता होगा कि उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना क्यों है, then it will be easier to understand the things and so easier to implement the things. So we have seen in the previous lectures कि why the thermodynamics is necessary and where it is used. तो हमने उसमें बात की थी कुछ सिस्टम के, सराउंडिंग्स के, इमीडिएट सराउंडिंग्स की, और हमने ये भी बात की थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो आज हम उस लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो बेसिकली उसमें 4 प्रकार के इक्विलिब्रियम्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अगर किसी सिस्टम में वो चारों प्रकार के इक्विलिब्रियम, केमिकल, मैकेनिकल और दो कौन से थे, केमिकल था, मैकेनिकल था, थर्मल इक्विलिब्रियम था और फेज इक्विलिब्रियम था। अब अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में ये चारों प्रकार के इक्विलिब्रियम्स मौजूद है तो यह सिस्टम जो होगा उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली इन तीनों में जो केमिकल, फेज और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट जो थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है वह है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब अगर मैकेनिक्स को याद करिए तो मैकेनिक्स में क्या होता था, इक्विलिब्रियम उस स्टेज को कहते थे जहाँ पे नेट फोर्स अलोंग द पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, अगर हम कहेंगे इन सिस्टम है, बॉडी है, उनमें एक पार्टिकल अगर हम ये कह रहे हैं कि यह पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वह 0 होगा और इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह 0 होगा। ये कॉन्ट्रास्ट था इक्विलिब्रियम का, किसमें, मैकेनिक्स में। बट इन द थर्मोडायनेमिक्स ये कॉन्ट्रास्ट चेंज होता है। ये कॉन्ट्रास्ट इस तरह से चेंज होता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब है, तो हम कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब जो उसका स्टेट होगा, स्टेट जो समझ जाओ, स्टेट समझो, जैसे किसी बॉडी का अगर मान लिया आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, इंटरनल एनर्जी फिक्स कर दी, तो ये सब स्टेट्स हैं। और अगर किसी बॉडी का ये स्टेट जो है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं, यह टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, आई रिपीट नहीं हो रहा है, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर किसी भी दो सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है, अगर इन दोनों के बीच हमने टी टेम्परेचर मेंटेन कर दिया है और ये टी टेम्परेचर टाइम वेरिएशन के साथ वेरी नहीं कर रहा, इट इज़ कांस्टेंट। ये टेम्परेचर जो आप स्टेट है, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। और अगर टेम्परेचर की जगह पे कोई और स्टेट हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, स्पेसिफिक हीट हुआ, ये सब अगर हुए तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में जो होता था और थर्मोडायनेमिक्स में होता था सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। उसमें क्या होता था कि नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 होता था, कहाँ, मैकेनिक्स में। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है, अब नेट टॉर्क होने का मतलब 0 होने का क्या मतलब, नेट टॉर्क 0 होने का मतलब है जितना आपका, मान लीजिए ये पार्टिकल अगर आप पे इधर से टॉर्क लग रहा है और इधर से टॉर्क लगा तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते। इक्विलिब्रियम में यही, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसमें जो बॉडीज़ है उनके जो स्टेट्स है वह टाइम के साथ चेंज नहीं कर, अगर कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में, दैट्स ऑल।
So basically thermodynamic equilibrium is an equilibrium in which the state of the system body does not change with respect to time. अब अगर ये सिस्टम का स्टेट, अगर हम बात करें सिस्टम का, तो सिस्टम का स्टेट कब नहीं चेंज होगा, मतलब सिंपली हम बात जानना चाहते हैं कि अगर सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सिस्टम आपने रख दिया अनकंडीशनली एंड अनबाउंडेडली रख दिया है तो वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होता है वह सिर्फ सराउंडिंग पे और सिस्टम को जो सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये सिस्टम मान लीजिए ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो जो इन दोनों को सेपरेट करा, ये जो बाउंड्री है, यही डिसाइड करेगा कि यह सिस्टम इस सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। दैट्स ऑल। मतलब बाउंड्री प्लेज द मेजर रोल इन डिसाइडिंग दैट सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम और नॉट। अब एक एग्जांपल लिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, कंटेनर मान लीजिए ये ग्लास है, आपने इन्हें वाटर रखा हुआ है, ये अभी तो फिलहाल गर्म पानी आप इसमें रखिए। तो अगर आप गर्म पानी रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होने का क्या मतलब है कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। क्यों एक्सचेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो वाल है सरफेस का, ये एडियाबेटिक नहीं है। एडियाबेटिक नहीं होने का मतलब कि इसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता। तो अगर हम इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी गैस डालेंगे, अगर इसको क्लोज भी कर देते हैं, ये वाल एडियाबेटिक नहीं है, तो ये आप ऑटोमेटिकली ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद एनर्जी का लॉस हुआ। तो इक्विलिब्रियम में नहीं। अब अगर हम यही थर्मस फ्लास्क लेते हैं और उसमें वाटर भरते हैं, इंसुलेट कर देते सराउंडिंग से, तो पानी उसमें जिस स्टेट में रखेंगे उसी में रहेगा। तो दैट विल बी देन द थर्मल इक्विलिब्रियम और सिंपली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो अब हमको ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम हमको पढ़ना है और इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो बेसिकली अभी हमने ये ग्लास का जो एग्जांपल लिया था, उसमें आपने क्या होता कि आपने उसमें अगर गर्म पानी रखा है तो वह ठंडा हो रहा था। तो देट कोई एक पैरामीटर होना चाहिए ना जो ये बताए कि हमारा क्या चेंज हो रहा है, तब उसी पैरामीटर की तरफ हम चलते हैं। एंड अगर मोटा मोटी बात करें तो हम बेसिकली हीट के बारे में बात करते हैं, और हीट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था वह था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो मोर स्ट्रिक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मान लीजिए कि आप एक सिस्टम इमेजिन करिए ए और बी, जिनको आपने एक एडियाबेटिक वाल के साथ इनको आपने सेपरेट किया हुआ है, और ये जो अब एक तीसरा सिस्टम लेते हैं सी, जिनको आपने ए और बी के साथ कंडक्टिंग वाल के साथ जोड़ दिया। तो ए और बी के बीच में आपने एडियाबेटिक वाल लगाया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ए के जो कंटेंट्स, ए में जो रखे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी सिर्फ इन्हीं की है, बी से उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ए और बी आपस में इंटर रिलेट नहीं हो सकते, मतलब कि एक्सचेंज नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ए सी के साथ एक्सचेंज हो सकता है, बी सी के साथ एक्सचेंज, लेकिन ए और बी डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो सकते। एडियाबेटिक वाल लगाने का यही मतलब। अब आप तो ये सिस्टम कब तक इक्विलिब्रियम रहेगा? इक्विलिब्रियम में मतलब आप सिंपली बेसिकली ये जानिए कि जो पोटेंशियल होता, पोटेंशियल जो फ्लो होता है वह कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। हीट का फ्लो भी हायर से लोअर होता है। तो ये इक्विलिब्रियम में तब तक रहेगा जब तक कि ए सी के साथ और बी सी के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, तब तक ये पूरा सिस्टम में हलचल मची रहेगी। और एक बार ए सी के साथ और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हलचल समाप्त हो जाएगी। अब उस सिचुएशन के बाद मान लीजिए हमने ए और बी को डायबेटिक कंडक्टिंग वाल से जोड़ दिया, और ए और सी को, बी और सी को एडियाबेटिक वाल से जोड़ दिया। तो जो हम नेट रिजल्ट देखते हैं कि ए और बी में फिर कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी था, जैसे हमने ए और बी में पहले नहीं हो रहा था तो ए और सी में हो रहा था, बी और सी में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था। ए का एनर्जी जब सी के बराबर हो गया, बी का एनर्जी जब सी के बराबर हो गया, और जब हमने फिर ए और बी को कंडक्टिंग वाल से रिप्लेस किया तो वी हैव सीन कि हमारे पास ए और बी में फिर नेट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा।
सो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ए और बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम रहेंगे ईच अदर। सिंपली अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये जीरोथ लॉ आता है, इफ़ टू बॉडीज आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, अगर कोई दो बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रह रहा है तो वह दो बॉडीज जो होंगे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। सिंपल स्टेटमेंट, इफ टू बॉडीज आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी देन द टू बॉडीज आर करस्पॉन्डिंग इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। यही पूरा स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। सिंपली आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ए बराबर होता है वह सी होता है। यहाँ भी वही हो रहा है। सो द जीरोथ लॉ जो होता है क्लियरली सजेस्ट दैट व्हेन टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम वैल्यू फॉर दैट। अब कोई भी अगर मान लीजिए ए और बी सेम में है, आप अभी ग्लास का एग्जांपल लिए थे तो हमने दिखाया था कि अगर ग्लास कूल डाउन हो जाता है अप टू द सर्टेन टेम्परेचर फिर वह गर्म नहीं हो सकता। तो जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तो बेसिकली उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। अगर आप चाहे, अगर आप यू आर स्टिल इन द क्लास 12 तो आप यहाँ तक पढ़ के लीव आउट कर सकते हैं, बट हायर स्टडीज़ में ये भी बताया जाता है। अब मान लीजिए कंसीडर करिए तीन सिस्टम है ए बी सी, जिसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है, मतलब पहले सिस्टम के लिए पी ए वी ए है प्रेशर और वॉल्यूम, दूसरे सिस्टम के लिए पी वी वी बी है और तीसरे सिस्टम के लिए पी सी बी सी। अब हमने पहले क्या माना था, पहले माना था कि ए और सी जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उनका कुछ फंक्शन होगा पी और वी का, वह दोनों आपस में बराबर होंगे। स्ट्रिक्टली सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा, वह किसका फंक्शन, पी ए वी ए पी सी और वी सी का फंक्शन है, इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करके क्या करते हैं, पी सी निकाल लेते हैं। और सिमिलरली बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ उनका भी फंक्शन होगा पी और वी का, जो कि पी सी और वी सी के इक्वल होगा। सिमिलरली F2 पी बी वी बी पी सी और वी सी इक्वल्स टू 0। ऑल्सो हम यहाँ से भी पी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी सी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा F2 इंटू पी बी इंटू वी सी। अब ये सेकेंड और थर्ड से हम देख रहे हैं कि दोनों पी सी का ही वैल्यू है, तो दोनों अगर पी सी का ही वैल्यू हो तो F1 इज इक्वल टू F2 हुआ। अब दोनों में कॉमन पैरामीटर क्या, कॉमन पैरामीटर सी है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। नेगलेक्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बनेगा वह किसका बनेगा, पी ए वी ए पी बी ओ वी वी का। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमारा जो रिवर्स में आ जा रहा है। पहले हम यहाँ से थे तो यहाँ आ रहे, अब हम यहाँ पे है तो यहाँ जाएंगे, तो हमारा ये है। तो इससे क्या कंक्लूड, तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो φ1 है पी ए वी ए इज इक्वल टू φ2 ऑफ पी वी वी। इन जनरल φ1 जो कि पी ए वी ए का फंक्शन है, पी बी 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 इक्वल टू φ3 पी सी बी। अब ए बी और सी आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी होने का मतलब हम उनको रैंडमली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द फाई और पी और वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यही जो कांस्टेंट मेंटेन हुआ है ना, इसी को हमने टेम्परेचर बोला। और ये जो इक्वेशन 8 है, फाई ऑफ पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो ये जीरोथ लॉ का मैथमेटिकल पार्ट था कि हमको कौन से पैरामीटर के बारे में वह जानकारी देता है, उसी के बारे में हम पढ़ना है। सो अब हम बात करते हैं, टेम्परेचर की बात हो गई तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है, अब हम बात कर सकते हैं हीट के बारे में, क्योंकि हम बेसिकली हीट को किससे नापते हैं, कोई भी चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर टेम्परेचर की बात आई है तो हीट की बात आएगी। तो अब हीट क्या है, हीट बेसिकली हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है कि ये हमने रख दिया, ये ग्लास रख दिया, इसका हीट इतना है। ये कोई हीट इज़ नॉट अ मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हीट क्या है, एनर्जी है जो कि फ्लो होती रहती है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अब ये कब तक फ्लो होता रहे, मान लीजिए आपने पानी की 2 ग्लासेस लिए हैं, अब इस वाटर के 2 ग्लासेस लिए हैं,
और एक और ग्लास। अब दोनों में आपने पानी, एक में पानी भर दिया और इसको आपने पाइप से जोड़ दिया। अब दोनों में वाटर का फ्लो होगा। दोनों में वाटर का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों ग्लास के वाटर का सेम नहीं हो जाता। सेम पैरामीटर, सेम रीजन। हीट भी क्या होता है, तब तक फ्लो होता है जब तक कि वह दोनों के बॉडीज़ के टेम्परेचर इक्वलाइज नहीं हो, मतलब इक्वल नहीं हो जाते। तो हीट को अगर आप ये सोचे कि हीट को ये रुकी हुई चीज़ है तो या रॉन्ग। ये कोई वो नहीं है, मतलब शब्दों का खेल नहीं है ये। इट्स द एनर्जी इन फ्लो। जब तक कहीं पे एनर्जी का फ्लो नहीं होता, हम वहाँ पे हीट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए एक आपके पास क्या है, बॉडी है। इसके बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे। अब इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी इन सारे पार्टिकल्स के जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी होंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, जितने भी, उन सब का जो सम होगा उसी को हम बोलेंगे उस बॉडी का क्या, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, एक और ख़ास बात कि इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन इन द सेंस कि एक अगर इनिशियल स्टेट ए है, इनिशियल स्टेट अगर ए है और इनिशियल फाइनल स्टेट अगर बी है, एंड वी आर टेकिंग इट टू द बाय टू पाथ। एक बार हमने ए से बी जाना है बाया पाथ ये वाले से, और दूसरी बार हम इस पाथ से जा रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है केवल और केवल देखा गया कि इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करा, किस पाथ से ले जा रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन हर केस में सेम है तो इंटरनल एनर्जी हर केस में उतना ही आता। सो वी कैन कंक्लूड कि इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब हम बात कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की, कि मतलब कोई भी एक सिस्टम है तो उसके हम इंटरनल एनर्जी को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके ऐसे हैं कि हम इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी का हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, उस पर आपने गैसियस मॉलिक्यूल रखा हुआ है, अब इसका इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करना है तो दो तरीका हो सकता है। एक तो आप क्या करिए, इस बॉडी को आप किसी हीट सप्लाई कर दीजिए। हीट सप्लाई करेंगे तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा हीट है, इसमें कम हीट है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या, आप इसको मैकेनिकली वर्क करिए, मतलब कि आप एक पिस्टन लगा दिए और इस गैस को क्या करिए, कंप्रेस करिए, तो उससे भी आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी होगा आगे देखें। सो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने का आइदर टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज सिर्फ दो ही पॉसिबल वेज है। पहला, आप उसको हीट दे दीजिए, और दूसरा आप उससे वर्क कर दीजिए या उससे वर्क ले लीजिए। दोनों केस हो सकते हैं, या तो पिस्टन पे आप वर्क कर दीजिए, या तो ये तो गैसियस मॉलिक्यूल आपके पिस्टन पे वर्क कर दे। इन बोथ द केसेस इंटरनल एनर्जी विल बी चेंज। अब ये बात करते हैं कि हीट जो है, वी आर मिसकॉन्सेप्शन कि हीट और वर्क आपके स्टेट फंक्शंस है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट और वर्क जो है केवल और केवल क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, ये कोई स्टेट नहीं है। ये बेसिकली एक जो स्टेट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए काम में आता है। ये खुद स्टेट नहीं है, ये तो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, बट खुद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है। किसी भी सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह इंटरनल एनर्जी के द्वारा पता किया जाता है, इंटरनल एनर्जी, ना कि उसके हीट के द्वारा। अब आपका आ रहा है कि इस ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ और इसके पास हीट है 5 कैलोरी, तो ये कोई बहुत साइंटिफिकली ये कोई एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, मतलब इट्स ए रिडिकुलस स्टेटमेंट।
अगर आप ये कह रहे हैं कि इस ग्लास ऑफ वाटर के पास इतनी इंटरनल एनर्जी है, देन दैट्स गुड इन टर्म्स ऑफ साइंस। यहाँ पे लिखा हुआ है हीट एंड वर्क इन द थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट द स्टेट वेरिएबल्स, they are made of energy transfer to a system results in the change of internal energy. So we will finish here today's lecture. तो हमने बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एंड वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल प्रोसीड towards the first law of thermodynamics. Thank you for watching videos. Jai Hind.